नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 15 अगस्त 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले आपको देखो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो पहला आर्टिकल है वो इसी से रिलेटेड है। थोड़ा क्रिटिकल आर्टिकल है। क्रिटिकल आर्टिकल मतलब थोड़ा आज के समय में हमारे देश में क्या चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करना चाहिए देश के 80वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। तो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल मेटा से संबंधित है कि सरकार ने मेटा के स्टाफ को बुलाया। क्यों बुलाया, सरकार क्या करवाना चाहती है, आज के समय में मेटा जैसी कंपनीज का कितना बड़ा रोल है इलेक्शंस में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देश के 80वें इंडिपेंडेंस डे से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। उस समय नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी। नाम था स्पीच का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ब्रिटिश रूल से देखो हम आज़ाद हुए थे और उस समय हम एक ऐसे नेशन थे जिसका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था। और हमने ना खुद से एक वादा किया था। वादा था फ्रीडम और डिग्निटी का, यानी आज़ादी और सम्मान। अगर अब हम आज़ादी के बाद अभी तक की जर्नी को देखें, पिछले 80 सालों की जर्नी हमारी कैसी रही। पिछले 80 सालों की जर्नी देखो बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली रही। हमने बहुत सारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट झेले, कास्ट कन्फ्लिक्ट झेले, रीजनल कन्फ्लिक्ट हमने झेले। रीजनल कन्फ्लिक्ट जैसे अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा राज्य की मांग को लेके, जैसे तेलंगाना की मांग को लेके कन्फ्लिक्ट हुआ था। आज भी साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो मांग करते हैं कि हमें टैक्स का पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, हमसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है लेकिन पैसा सेंटर के द्वारा कम दिया जाता है। कास्ट कन्फ्लिक्ट जैसे बहुत सारी जो कास्ट हैं वो सड़कों पे आई, रिजर्वेशन की मांग को लेके दंगे हुए। लेकिन देखो हमारी अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। हम बिल्कुल रोते नहीं रहे कि आज़ादी के समय हमें इतने कम रिसोर्सेज मिले। हमने देखो हर फील्ड में अच्छा किया, जैसे साइंस एंड टेक की फील्ड में चंद्रयान, मंगलयान हमने लॉन्च किया। डिफेंस के मामले में आज हम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। इकोनॉमी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में आज देखो इंडिया ग्लोबल टेबल पे लीडर है, इंडिया की सुनी जाती है। G20, ब्रिक्स, यूएन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे इंडिया की जो आवाज है वो मायने रखती है। लेकिन अब बात करते हैं कोर प्रॉब्लम की। राइटर कहते हैं देखो हमें ना बिना भावनाओं में बहे अपने देश का ऑब्जेक्टिव ऑडिट करना होगा, यानी फैक्ट के बेसिस पे ऑडिट करना होगा, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम किए। समझ गए? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है भाईचारा की, यानी फ्रेटर्निटी की। प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी। ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना प्रियम्बल में, ये वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? देखो प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सभी देश के सिटीजन्स में भाईचारे वाली भावना। लेकिन आज रियलिटी क्या है? आज रियलिटी ये है कम्युनल डिस्कॉर्ड जो हैं काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब धार्मिक दंगे फसाद जो हैं काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। राइटर एक टर्म यहां पे इस्तेमाल करते हैं, अदरिंग ऑफ पीपल। अदरिंग का मतलब होता है किसी एक ग्रुप को पराया या फिर दुश्मन मान लेना। अब ये चीज देखो बहुत खतरनाक है हमारे देश में। अगर कोई एक ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो वर्ग है ये खतरनाक है, ये हमारा दुश्मन है, तो फिर भाई आप बताओ कैसे भाईचारा जो है वो डेवलप होगा? बताओ। फ्रेटर्निटी में ही दूसरा पॉइंट देखो, एरोगेंस ऑफ पावर। हर लेवल पे देखो पावर का नशा है। पॉलिटिशियंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को तोड़ रहे हैं, मोरल वैल्यूज को तोड़ रहे हैं। फिर है फेडरलिज्म अंडर स्ट्रेस। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस आज काफी खराब है, चाहे वो गवर्नर का इशू हो या फिर फाइनेंस वाला इशू हो कि फाइनेंस कमीशन उन्हें कम पैसे रिकमेंड कर रहा है। तो ये हमारी पॉलिटी के लिए काफी खतरनाक सिग्नल है। फिर इलेक्टोरल प्यूरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे देखो आज के समय में ना मनी और मसल पावर, इसका रोल बहुत ज्यादा है इलेक्शंस को जीतने में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं प्रॉब्लम 1 में।
एक देखो, फेमस राइटर थे थॉमस मैन। अब उन्होंने एक बात बोली थी, पॉलिटिक्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस। लेकिन आज के समय में आप देखते हो पॉलिटिक्स जो है वो सर्विस की फॉर्म नहीं रह गई है, पैसा कमाने का जरिया बन गई है। फिर अब दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। डेमोक्रेसी देखो 4 पिलर्स पे खड़ी होती है। आर्टिकल कहता है कि ये सारे जो पिलर्स हैं आप धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखो कुछ तो अच्छे काम किए, जैसे पुट्टा स्वामी केस में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार दिया, नवतेज जौहर केस में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, रोमिला थापर एंड बुलडोजर जस्टिस केस में स्टेट की पावर पर लिमिट लगाई कि भाई बुलडोजर से घर घर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन नेगेटिव्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेगेटिव्स जैसे बेल इश्यूज देख लीजिए, कोर्ट जो है वो बेल देने में बहुत डिले करती है। इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे H.J. कनिया, उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि भाई सिर्फ कानून के शब्दों में मत जाओ, कानून का मकसद देखो, किस मकसद के साथ कानून लाया गया था। लेकिन आज के समय में कई बार सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ कानून के वर्ड्स को देख लेती है और पर्पस भूल जाती है। मीडिया ट्रायल देख लीजिए, कोर्ट मीडिया ट्रायल्स को रोकने में फेल रही है पूरी तरह से। कोलिजियम सिस्टम बेकार है, जज ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये पहला पिलर डेमोक्रेसी का जो फेल हो रहा है। अब दूसरा पिलर की बात करिए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर, कल परसों हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे देश के फ्यूचर के बारे में डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बिल जो है वो बिना डिबेट के पास कर दिए जाते हैं। एमपी और एमएलए की जो लॉयल्टी है वो इधर उधर डोलती रहती है, कभी किसी पार्टी में शामिल, कभी किसी पार्टी में शामिल, समझ गए। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी ऐसा इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है कि जिसपे सबका ट्रस्ट हो, समझ गए। पास्ट में इलेक्शन कमीशन ने बढ़िया बढ़िया इलेक्शंस करवाए हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस पे भी सवाल उठते हैं। उन्हें भी अपना जो रेपुटेशन है वो ठीक करना पड़ेगा। फिर मीडिया की बात करते हैं, फोर्थ एस्टेट मीडिया। अगर देखो कुछ एक्सेप्शनल जर्नलिस्ट को छोड़ दें तो आज मीडिया की जो हालत है बहुत खस्ता है। आज के एंकर्स जो हैं क्या बन गए हैं, सिर्फ प्रेजेंटर बन के रह गए हैं, न्यूज प्रेजेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रायल चलते हैं, खुद ही प्रेजेंटर, खुद ही प्रोसिक्यूटर, खुद ही जज, तीनों एक साथ। वो सिर्फ सरकार का एजेंडा चला रहे होते हैं, जनता के हित के मुद्दे नहीं उठा रहे होते हैं। फिर राइटर ये बोलते हैं, देखो हना अरेंट एक थिंकर थी, उनका एक कंसेप्ट है पेनल्टी ऑफ एविल। पेनल्टी ऑफ एविल ये कंसेप्ट हना अरेंट का है। हना अरेंट एक ज्यू थी, पहले जर्मनी में रहती थी, लेकिन जब हिटलर ने ज्यूज को मारा तो वो फिर पहले फ्रांस गई, स्पेन गई, पुर्तगाल गई, फिर जान बचाते बचाते यूएस में पहुंची। 14 साल तक तो वो बिना सिटीजनशिप के रही। क्यों? क्योंकि यहूदियों की सिटीजनशिप हिटलर ने छीन ली थी। तो हना अरेंट ना इस मुद्दे पे जांच करती हैं कि जब ज्यूज को मारा जा रहा था जर्मनी में, चलो हिटलर तो बेकार था, बाकी जर्मनी में लोगों को ऐसा क्या हो गया कि हिटलर जैसा जो पर्सन था वो इतने लाखों लोगों को, लाखों यहूदियों को मार सका, ऐसा क्या हो गया था। तो उस कंसेप्ट में ये बोलती है हना अरेंट, पेनल्टी ऑफ एविल, कि जो बुराई थी बहुत ज्यादा साधारण बन गई थी। जूस को मारा जा रहा था, जूस के साथ में अत्याचार हो रहा था, लेकिन लोग इतना कुछ देख चुके थे, जूस के अलावा भी बाकी जर्मनी के लोग सब कुछ इतना ज्यादा ये देख चुके थे, उन्हें कॉमन लगने लगा था। इट इज नॉर्मल, इट इज कॉमन। तो यही कंसेप्ट है पेनल्टी ऑफ एविल, कि जब बहुत ज्यादा गलत होता है ना तो लोग धीरे धीरे कई बार उसे कॉमन मानने लगते हैं, तो वो बुराई का कॉमनाइजेशन हो जाता है, साधारीकरण हो जाता है बुराई का, समझ गए। ये वैसे पीएसआईआर का कंसेप्ट है, जीएस वालों के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बस एक वर्ड आया था तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये पेनल्टी ऑफ एविल, ये वर्ड आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब बुराई नॉर्मलाइज बन जाती है तो सिटीजन्स जो हैं वो रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, वो सिचुएशन के बारे में इनडिफरेंट हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता।
फिर अमर्त्य सेन ने बात बोली थी कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब है उसमें पार्टिसिपेट करना, सिर्फ बाहर से खड़े होकर देखना नहीं कि क्या चल रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। आज कई बार देखो वल्नरेबल सेक्शंस पे अत्याचार होता है ना, तो कई बार जनता चुप रहती है। जैसे माइनॉरिटीज पे हुआ अत्याचार तो पब्लिक शांत रहती है। कई बार कहा यह जाता है द बैलेट बॉक्स इकोज द लिविंग रूम, यानी जैसा हमारा समाज होगा वैसी ही पॉलिटिक्स होगी। देखो हमारे पास में ना डेमोक्रेसी का सेल बचा है, सबस्टांस धीरे धीरे निकल रहा है। हमें हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। तो वे फॉरवर्ड में राइटर सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला है लुक इनवर्ड। करेक्टिव जो है मतलब चीजें ठीक देखो अंदर से होंगी। जब सोसाइटी लालच और झूठ को रिवॉर्ड करेगी ना, तो नेता भी वैसे ही बनेंगे। हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रू पॉलिटिक्स। हमें देखो अच्छी पॉलिटिक्स में ना पेट्रियोटिज्म और ट्रूथ दोनों इंक्लूड करना होगा हमारी पॉलिटिक्स में। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ट्रूथ और पेट्रियोटिज्म दोनों की आज के समय में जरूरत है पॉलिटिक्स में। दोनों को इग्नोर करके पॉलिटिक्स करोगे तो डिजास्टर साबित होगा। यही बात गांधी जी ने बोली थी। मोरल कंपस अवर रियल पॉलिटिक। सोसाइटी को ना एक मोरल कंपस चाहिए जो भाई रियल पॉलिटिक्स से ऊपर हो। रियल पॉलिटिक मतलब सिर्फ फायदे की पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स से ऊपर हमें एक मोरल कंपस चाहिए जो हमें यह बताए भाई ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए पॉलिटिक्स में, ये नहीं करना चाहिए। आज के समय में आइडियलिज्म को लोग बेवकूफ मानते हैं, बेवकूफी मानते हैं, तो ये गलत है। आइडियलिज्म को बेवकूफी मत मानो। नेक्स्ट, अल्टीमेट कमांड। वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल की पहली लाइन। इस पे हमारे देश के सिटीजन्स को फोकस करना होगा कि हम सब एक हैं, ना कि किसी जाति पे, ना कि किसी धर्म के। उन सब चीजों पे हमें नहीं फोकस करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज इंडिपेंडेंस डे है, उसके मौके पे ये आर्टिकल आया है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंटरनेट अनबाउंड ऑन समनिंग ऑफ मेटास्टाफ से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना सोच के देखो, एक देश की सरकार दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के ऑफिशियल्स को बुलाती है और बुला के उनको धमकाती है। ड्रेसिंग डाउन वर्ड यूज हुआ है यहां पे, उनको ड्रेसिंग डाउन देती है। ड्रेसिंग डाउन देना मतलब दबाव डाला जाता है। सरकार ने पब्लिक में क्या रीजन दिया, क्यों मेटा के ऑफिशियल्स को बुलाया गया था? सरकार ने कहा कि मेटा ने ना ब्रीफली प्रधानमंत्री मोदी की एक वीडियो हटा दी थी, तो इसलिए उनको यहां पे इंडिया में बुलाया गया। लेकिन आर्टिकल एक अलग सोच बताता है। आर्टिकल ये कहता है कि सरकार ना मेटा को एक प्रकार से प्रेशराइज करना चाहती थी कि भाई आप जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उससे जुड़ी जो रील्स हैं या पोस्ट हैं उनको रिमूव कर दीजिए। अब देखो पूरा खेल जो है ना एल्गोरिथम का होता है, आपको पता है। मेटा जैसी कंपनीज आज के समय में इतनी पावरफुल हैं भाई, ये किसी भी देश में अशांति फैला सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। अब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की जो वीडियोस हैं, मान लो जानबूझ के मेटा ने अपने एल्गोरिथम के थ्रू ज्यादा बूस्ट कर दी, तो देश में अशांति। दूसरी तरफ मान लो जंतर मंतर की वीडियोस बूस्ट ही नहीं की, मतलब जो वायरल होनी चाहिए थी वो भी मतलब उठी नहीं वीडियो, उस पर व्यूज ही नहीं आए, तो फिर तो भाई सरकार ने जो गलत किया वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। दोनों केसेस में सिचुएशन खराब है। आप सोच के देखो मेटा जैसी कंपनीज आज के समय में कितनी पावरफुल हो गई हैं यार। तो सरकार को ये चीज समझ में आ चुकी है, इसलिए सरकार ने मेटा के ऑफिशियल्स को बुलाया उनको धमकाने के लिए कि भाई आप जंतर मंतर से रिलेटेड वीडियोस हटा लीजिए, रील्स हटा लीजिए। आप बोलोगे मेटा ने क्या किया? क्या मेटा ने सरकार की बात मान ली या फिर विरोध किया? इतनी बड़ी कंपनी है मेटा। तो इसका जवाब देते हैं राइटर, वो बोलते हैं देखो मेटा चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी है, सरकार के सामने उसने घुटने टेक दिए क्योंकि सरकार के पास में ना एक हथियार है। क्या हथियार है? सरकार के पास में ना आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है। 79 क्या है आईटी एक्ट का? इस सेक्शन के तहत ना ये मेटा जैसी कंपनीज जो है इनको सेफ हार्बर का स्टेटस दिया हुआ है। सेफ हार्बर मतलब इन प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालता है ना, उसके लिए दोषी मेटा नहीं है। अदरवाइज तो सरकार मेटा को भी दोषी ठहरा सकती है ना, भाई प्लेटफॉर्म तो आपका है।
और किसी ने मान लो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट डाल दिया, तो प्लेटफॉर्म तो आपका है, आपके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है, वो सेफ हार्बर देता है इन प्लेटफॉर्म्स को कि चलो कोई बात नहीं भाई, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, जिसने कंटेंट डाला है उसको बोलेंगे, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है फिर भी हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन सेक्शन 79 3B में दी हुई है कि जब सरकारी एजेंसी बोलेगी प्लेटफॉर्म को कि भाई ये कंटेंट हटा लीजिए, इलीगल है, तो प्लेटफॉर्म को वो रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये सेफ हार्बर वाला स्टेटस रिमूव कर लिया जाएगा। तो इस प्रोविजन से डरती हैं मेटा जैसी कंपनीज और वो सरकार की बात मान लेती हैं। जब भी सरकार को मेटा से अपनी बात मनवानी होती, वो इस सेक्शन से हाथ मरोड़ देती मेटा कंपनी का। फिर राइटर बोलते हैं देखो मेटा ने घुटने टेक दिए सरकार के सामने, मतलब रेंगने लगी सरकार, रेंगने लगी मेटा कंपनी। लेकिन देखो क्या ये हमारे देश के लिए सही है कि सरकार मान लो अपने विरोध के कंटेंट को दबवा देती है, तो क्या ये चीज सही है? सही तो देखो नहीं है। फिर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में क्या डिफरेंस रह जाएगा? पाकिस्तान ने 2021 में टिकटॉक बैन कर दिया था, बहाना ये दिया था कि इमोरल और इनडिसेंट कंटेंट है, जब तक ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं करेगा तब तक हम बैन रखेंगे। चाइना में तो देखो जबरदस्त फायरवॉल है, वहां पे तो इतना ज्यादा सेंसरिज्म है, कोई भी नागरिक वहां पे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोलता है तो आधे घंटे के अंदर अंदर कंटेंट वाइप आउट हो जाता है। अभी सरकार के पास में ना, अभी सरकार के पास में देखो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइना जैसा कुछ कर सके कि 15 मिनट के अंदर अंदर कंटेंट डिलीट करवा सके। लेकिन ये दूर नहीं है, आज के समय में एआई आ गया है, तो मेटा के एल्गोरिथम में अगर एआई सरकार अपना जोड़ दे बनवा के कि जिससे कि हाँ भाई सरकार के विरोध के, या फिर मान लो सरकार जाहिर तौर पे यूं थोड़ी ना बोलेगी मेरे विरोध के कंटेंट हटवा रही हूं, सरकार इसको नाम देगी नेशनल सिक्योरिटी का, कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंटेंट हमें हटवाने हैं वो एल्गोरिथम पहचान करेगा और तुरंत हटवा देगा। लेकिन ऐसा एल्गोरिथम मान लो सरकार ने बनवा लिया कि नेशनल सिक्योरिटी से अगेंस्ट जो कंटेंट जाता है वो हटवाना है, तो भाई इसी चीज का फिर सरकार यूज करने लगेगी अपने खिलाफ वाले कंटेंट को हटाने के लिए। तो वो दिन दूर नहीं कि सरकार ऐसा एल्गोरिथम बना ले कि बार बार मेटा को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, एल्गोरिथम ही सरकार विरोधी कंटेंट हटवाने लगे। लेकिन फिर क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री रह जाएगा? आप बताओ। नहीं रह जाएगा भाई इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर इंडिया चाइना के रास्ते पर चलने लगेगा। तो इसलिए यार इंडिया को समझना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में डिबेट होगी, डिफरेंस आएंगे, डिसेंट होगा, लेकिन कंटेंट दबवाने से एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आएगी, कांग्रेस भी यही करेगी, उसने पास्ट में भी किया होगा। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी तो चेंज हो जाती है, नुकसान देश को होता है, फिर नुकसान जनता को होता है, फिर इसलिए सही नहीं है। समझ गए? ये देखो लास्ट में राइटर बोलते हैं मास मोबिलाइजेशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की लाइफ ब्लड है। जैसे जंतर मंतर पे मास प्रोटेस्ट हुआ, मास मोबिलाइजेशन हुआ, ये होना चाहिए, सही है, अनटिल अनलेस वायलेंस ना हो। वायलेंस डेमोक्रेसी में किसी भी मायने में इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। फिर राइटर लास्ट में बोलते हैं कि सरकार ने ना जंतर मंतर प्रोटेस्ट से गलत लेसन सीख लिया, ऐसा लगता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इससे पहले वाले आर्टिकल में मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया क्या? एक सेकंड रुको, ये देखो, ये 2017 में पूछा था यूपीएससी ने, प्री से रिलेटेड क्वेश्चन। ये मेंस वाले क्वेश्चंस हैं, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 20 में पूछा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच।